गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आइए आज हम यहाँ से देखते हैं हमारा क्या बिंदु है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, फ्यूचर यानी कि भविष्य, परफेक्ट यानी कि पूर्ण, कंटिन्यूअस यानी कि जारी रहना, और टेंस समय। हमने कहा, एक बार फिर से रिपीट कर दिया। पूर्ण, परफेक्ट, भविष्य, ये होगा भाई भविष्य, और ये परफेक्ट यानी कि पूर्ण, और ये जारी रहने वाला, जारी रहना, और ये क्या है? समय। यानी कि इससे आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि भविष्य काल में कोई काम पूर्ण हो गया हो लेकिन फिर भी जारी है, उसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज इसी पर चर्चा करना है दोस्तों, और इसी को अच्छी प्रकार से समझना। जैसे कि हम लोग जानते हैं, फ्यूचर में हमको सबसे बड़ी पहचान हमारी क्या होती है? विल और शैल। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और सिंपल सेंटेंस में उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब दूसरी बात हमने बताया आपको कि परफेक्ट टेंस भी लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए दो दो टेंस आपको मिलेंगे, जो है एक्शन। एक तो परफेक्ट एक्शन मिलेगा, एक आपको कंटिन्यूअस एक्शन मिलेगा। दो दो एक्शन मिल रहे हैं, इसीलिए परफेक्ट एक्शन पहले लगाएंगे। क्या हो जाएगा? विल और शैल के साथ क्या मिल जाएगा भाई? हैव। और परफेक्ट है, हैव के साथ हमको बी3 चाहिए, चाहिए कि नहीं भाई? और काम हो रहा है, होने के सेंस में बी आता है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। क्या होता है भाई? बीन। तो यहाँ पर हमको क्या लग जाएगा? बी3 की जगह पर बीन। बातें समझिएगा। अब हमको चाहिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जी, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई? यानी कि आपको विल या शैल के साथ हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। जहाँ भी ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तुरंत समझ जाइएगा हमारा सेंटेंस किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है और उसके किस एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि फ्यूचर टेंस तो यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्शन है, ये आपको पता चल जाएगा। बात समझ में? तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों? किस पर? इसी पर, हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पर। ठीक है दोस्तों? तो समझिएगा। चलिए, जैसे अब देखिए, पहचान कैसे करेंगे भाई? पहचान कैसे करेंगे? इस टेंस के द्वारा किसी कार्य अथवा घटना, इस टेंस के द्वारा, टेंस के द्वारा भविष्य काल में, भविष्य काल में दिए हुए समय के साथ, दिए हुए समय के साथ, दिए हुए समय के साथ, ठीक है दोस्तों, द्वारा भविष्य काल में दिए हुए समय के साथ। बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस टेंस के द्वारा भविष्य काल में दिए हुए समय के साथ किसी, साथ किसी कार्य अथवा, कार्य अथवा घटना के जारी रहने, जारी रहने का भाव प्रकट हो,
भाव प्रकट हो एवं ऐसे वाक्यों के अंत में ऐसे वाक्यों के अंत में क्या होगा भाई? ऐसे वाक्यों के अंत में बताइए, रहा होगा या फिर हो चुका होगा, क्या होगा बताइए भाई? फ्यूचर की बातें हैं ना। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि का भाव प्रकट होता है। इत्यादि का भाव प्रकट होता है। बात को समझिएगा भाई। है ना। मैंने कहा इस टेंस के द्वारा भविष्य काल में दिए हुए समय के साथ, यानी कि आपको इससे एक बात स्पष्ट हो रही दोस्तों, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब मैंने आपको बताया, तो यानी कि भविष्य काल में कोई काम तो पूर्ण हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई काम जारी होगा। ऐसे समय को ही हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको कह दूं कि वर्षा, क्या कह दूं भाई, या फिर कह दूं सुबह से वर्षा हो रही है। थोड़ा सा आप समझिएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं कह दूं सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, हो रही होगी, हो रही है नहीं दोस्तों, हो रही होगी। सुबह से वर्षा हो रही होगी। तो कैसे करेंगे भाई? सुबह से वर्षा हो रही होगी, हमने बताया था कि इट और देयर का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है। वर्षा काम हो रहा है, लेकिन काम को कौन कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, इट के बाद कौन सा आएगा भाई? विल आएगा। आएगा कि नहीं बताइए ज़रा, विल आएगा कि शैल आएगा दोस्तों? शैल का प्रयोग हमेशा एक बात जान लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ ही होता है, और बाकी सब के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग। तो इट विल आगे हैव, इट विल हैव बीन लगा दीजिए। अब क्रिया लगा दीजिए, रेन आईएनजी लगा देंगे तो रेनिंग। इट विल हैव बीन रेनिंग। अब कब से भाई बताइए, कब से हो रही है? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो एक बात यहाँ पर समझ में आया, देखिए यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज आएगा दोस्तों समय के लिए। समय के लिए सिंस और फॉर का यूज आएगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट, जैसे कि हमने पीछे बता चुका हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए आपको पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, यानी कि अनिश्चित समय के लिए आपको पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझिएगा। अब ये सेंस और फॉर क्या है, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। बाकी ऑलरेडी तो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि सेंस निश्चित समय, जैसे मैं कह दूँ वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं कह दिया वह 2 घंटे से पढ़ रहा या पढ़ रही होगी, वह 2 बजे से पढ़ रही होगी। बात को समझिएगा। यहाँ मैंने कहा कि वह 2 घंटे से, देखिए मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 घंटे से
और दूसरी बात मैंने बोला कि 2 बजे से। बताइए कुछ अंतर दिख रहा है आपको? कुछ अंतर दिख रहा है? दिख रहा होगा ना कि 2 घंटे से, यानी कि यहाँ बताइए इसका टाइम डिफाइन है, टाइम डेफिनेट है दोस्तों। 2 घंटे से मॉर्निंग इवनिंग, मतलब कब 2 घंटे से कुछ पता नहीं है। जब कुछ नहीं पता है दोस्तों तो उसका टाइम कैसा हो गया? अनिश्चित टाइम हो गया, इसीलिए हम उसके लिए फार का यूज़ करते हैं। और 2 बजे से मैंने बता दिया ना, अब 2 बजे से, चाहे वो 2 बजे से ही है, लेकिन चाहे वो शाम का हो या सुबह का हो, बात समझिएगा, चाहे वो शाम का हो चाहे सुबह का हो, लेकिन 2 बजे से वही एक एग्जैक्ट टाइम आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, घड़ी के 2 बजे से। तो इसीलिए इसको हम क्या बनाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपको, तो इसके लिए हमेशा सिंस का, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपके लिए सिंस का प्रयोग की जाती है। बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा अब? तो इसीलिए यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है, तो हमने बताया कि जब कोई काम पूर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिखा है भी है कि इस टेंस के द्वारा भविष्य काल में दिए हुए समय के साथ, मैंने क्या लिखा है? दिए हुए समय के साथ किसी कार्य अथवा घटना के जारी रहने का भाव प्रकट होता है। आई बात समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। आई दोस्तों बात समझ में? चलिए भाई, अब इसी में थोड़ा सा आप अफर्मेटिव सेंटेंस डालिए इसके अंतर्गत। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस देगा। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए आप क्या लिखना है आपको, लिखिए भाई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं भाई? आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किसका यूज होगा भाई? शैल, हैव बीन। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, हैव बीन एवं शेष अन्य सभी के साथ, अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन एवं इनके साथ के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ निश्चित समय, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई? सिंस का प्रयोग, सिंस का, तथा पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए
किसका प्रयोग करेंगे भाई? फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ शैल का प्रयोग, शैल हैव बीन का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग, और समय दिया हुआ होगा तो निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित समय के लिए यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलें आगे। चलिए देखिए, ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए भाई। स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा आप लोग देखिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल हैव प्लस बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, देन आपके लिए सिंस और फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, ये आप लोग बना सकते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो इसको बनाइए, तो मैं एग्जांपल लिखाता हूँ। चलिए भाई देखिए, जैसा मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, सुबह से वर्षा हो रही होगी, सुबह से वर्षा हो रही होगी। ठीक है भाई, बनाइए ज़रा। सुबह से वर्षा हो रही होगी, कैसे बनेगा? इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक, मैं यहीं पर सोच रहा हूँ आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझाता चलूँ। अब जैसा बताइए दोस्तों, जैसा आप लोग बताइए भाई, बोलिए। कोई बात नहीं, चलिए मैं लिखा दूंगा अलग अलग। दूसरा दूसरा एग्जांपल लिखिए भाई। हम 4 बजे से हॉकी मैच खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल। इसके साथ हमेशा हैव बीन। वी शैल हैव बीन, खेलने के लिए प्लेइंग, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या खेल रहे थे? हॉकी मैच, हॉकी मैच। ठीक है भाई, कब से खेल रहे थे? 4 बजे से।
टाइम डिफाइन हुआ, क्या आ जाएगा, सिंस 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक। आई बात समझ में? ठीक है भाई, तो कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्रिया की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस लग करके आपका टाइम। स्ट्रक्चर वही है, बस आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सारा खेला करते हुए जाना है। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलें। तीसरा एग्जाम्पल दिखाएं। मैं 3 दिन से इस कार्य को कर रहा हूँगा, कार्य को कर रहा हूँगा। करिए भाई जरा। तो मैं आ गया, मैं के लिए क्या आ जाएगा भाई, आई। फर्स्ट पर्सन है, क्या होगा, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, कर रहा हूँगा, करने के लिए डू, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, डूइंग। आई शैल हैव बीन डूइंग, क्या भाई, इस कार्य को, क्या है भाई, इस कार्य को, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, दिस वर्क। कब से, 3 दिन से। बताइए, 3 दिन से तो बता दिया, लेकिन क्या उसने बताया कि संडे से, मंडे से, डे का नाम बताया, नहीं बताया। जब डे का नाम नहीं बताया दोस्तों, तो ये हमारा अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेगा, 3 डेज। बात समझ में? चलिए भाई, अब इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब ज़रा नीचे डलिए, अब एग्जाम्पल नोट कर लिए ना, अब नीचे हेडिंग डालिए निगेटिव सेंटेंस। क्या डालेंगे भाई, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। चलिए, अब निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो चलिए भाई देखते हैं। यदि सेंटेंस लिखिए, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या होगा भाई, बताइए ज़रा। तो विल ऑब्लिक सेल, क्या होगा, विल ऑब्लिक सेल तथा हैव बीन के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग, नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है भाई, किसके किसके बीच में, विल, शैल और हैव बीन के बीच में। बात को समझिएगा। अभी तक मैंने जब आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा था, फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, हैव, B3 आता था ना दोस्तों, आया था कि नहीं? यही होता है फ्यूचर परफेक्ट। हमने इनका भी निगेटिव बनाने के लिए आपको बताया था कि विल शैल के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट, उसके बाद हैव के बाद B3।
यही मैंने आपको बताया था कि नहीं भाई? बताइए ज़रा, बताया था कि नहीं दोस्तों? बोलिए यस या नो। तो और इसी के बाद अब देखिए, अब परफेक्ट टेंस में आप कहाँ से आ गए? परफेक्ट टेंस में जो ये B3 हुआ है, यही हमारा किस में बदल गया है? बीन में। किस में बदल गया है? बीन में बदल गया। बस उसके साथ हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि उसके बाद हमको आईएनजी वाला फॉर्म लाना है, इसीलिए बीन में बदल करके, बाकी वही चीज़ है। देखिए परफेक्ट टेंस का है कि नहीं भाई? दिख रहा है? सिर्फ बीन वर्ड आपको जुड़ा है। बीन किसकी जगह पर आया? ये जो B3 परफेक्ट एक्शन में, भाई परफेक्ट एक्शन में क्या होता है? B3 ही तो यूज होता है कि नहीं? तो हमने जब परफेक्ट एक्शन में हैव लगा लिया, ठीक, हैव आ गया, तो यानी कि जब परफेक्ट एक्शन था तो उसमें हमने B3 यूज कर लिया था कहीं। लेकिन अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया तो उसके बाद ये जो है बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब 3 तो लगाना ही पड़ेगा। ये लगा दिया बीन, उसके बाद हमको एक वर्ब और लगानी है आईएनजी फॉर्म वाली, लग गई। तो इसीलिए हम इसको हैव बीन, लेकिन देखिए हम नॉट का प्रयोग यहीं रहेगा, किसके? ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और हैव के पहले, यानी विल शैल के बाद और हैव बीन के पहले। वही मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो विल शैल तथा हैव बीन के बाद या बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं भाई? नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ज़रा इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर वही बनेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका विल शैल आएगा, इसी के बीच में नॉट वर्ड लगेगा, देन आपका हैव बीन आएगा दोस्तों। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, देन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको टाइम डिनोट करने के लिए सिंस या फॉर प्लस टाइम। इतनी बातें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये आप बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये। क्योंकि गलती यही होती है नॉट का यूज में, बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है उनको, कोई नॉट का प्रयोग अब विल शैल या हैव बीन के बीच में करें या विल शैल हैव नॉट बीन के बीच में करें, तो ये इस दोनों के बीच में कन्फ्यूजन इनको क्रिएट होने लगता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक, नोट करिए इनको। चले आगे, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा रहने दिया। अब ज़रा इसी में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। देखिए, जैसे मैं कह दूँ सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, मैं कह दूँ सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, हो रही होगी, सॉरी, वर्षा नहीं हो रही होगी, है ना भाई? तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट हैव बीन। क्या होगा? इट विल नॉट हैव बीन। तो यहाँ पर जो विल के बाद हमको नॉट वर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद हैव बीन। हम 4 बजे से हॉकी मैच नहीं खेल रहे होंगे, हॉकी मैच नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। क्या करेंगे? बी शैल। अब देखिए, बिल या शैल के बाद हमको क्या लगाना है? नॉट वर्ड लगाना है। तो हमको शैल के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट, उसके बाद हैव बीन। बात समझ में? मैं 3 दिन से इस कार्य को नहीं कर रहा हूँगा, कार्य को नहीं कर रहा हूँगा, मैंने कहा नहीं कर रहा हूँगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन, शैल और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, ये डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों।
बताइए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी सेंटेंस में? चले आगे भाई, चलिए। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। चलिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला यस नो टाइप, दूसरा WH वर्ड। कौन कौन मैंने बताया? यस नो और दूसरा WH वर्ड। यस नो को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड। और WH वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि जिसका आंसर यस या नो पर ही समाप्त हो जाए, इसी को हम लोग क्लोज एंडेड कहते हैं। और ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसका आंसर एक से कई ज़्यादा दिमाग में आए, यानी कि बहुत सारे दिमाग में आंसर चलें, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन एंडेड कहते हैं या WH वर्ड टाइप कहते हैं। जैसे मैं कह दूं, क्या वह पुस्तक पढ़ता है? क्या वह पुस्तक पढ़ता है? तो इसका आंसर आपको एक ही मिलेगा, यस या नो। मिलेगा कि नहीं? यहाँ इसके यस या नो आंसर आने के बाद बात समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे मैं कह दूं, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है? वह पुस्तक क्यों पढ़ता है? तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बता दिया कि पुस्तक क्यों पढ़ता है, तो जब क्यों वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया, तो आपको देखिए क्यों के बाद आपको कई सारे आंसर मिलेंगे। क्यों पढ़ता है? हो सकता है भाई अच्छी तैयारी, मतलब कि पढ़ने के लिए उसको इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है अच्छा पोस्ट पाना चाहता हो, यानी कि बहुत सारी, या फिर वो टीचर बनना चाहता हो। तो यानी कि बहुत सारी बातें फिर उनमें दिमाग में आने लगती हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पूरा खुला हुआ माइंड, यानी ओपन एंडेड, यानी जिसके बारे में सब कुछ खुला हुआ है। ठीक, चलिए। तो फर्स्ट नंबर क्लोज एंडेड यानी कि यस नो टाइप। पहले देखिए यस नो टाइप। यदि वाक्य की शुरुआत यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का नहीं। देखिए भाई, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव बनाते समय किसका प्रयोग पहले करेंगे भाई? बताइए ज़रा, बताइए। बनाते समय सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग कर देंगे? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल
सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल एवं उसके बाद सब्जेक्ट एवं उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है एक एक बात अच्छे समझिएगा। मैंने कहा कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो शैल का प्रयोग होगा। इन दोनों के अलावा फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, आई भी के अलावा कोई भी आएगा तो आपको विल का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। बस समझ में आई? तो इसीलिए मैंने सारी बातें यहाँ पर लिखाई। ठीक, तो जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनवा दूँ आपको, देखिए ज़रा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल, यानी कि आपको विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन। फिर क्या होगा भाई, हैव बीन के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, देन ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर टाइम डिनोट करने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, प्लस उसके बाद टाइम। आई बात समझ में? तो ये आपको यस नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड है, यस नो टाइप का। ठीक है भाई। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में प्रयोग किए गए हों, बताइए भाई, प्रयोग किए गए हों तो ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाते समय इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य को प्रारंभ किया जाता है, वाक्यों को प्रारंभ किया जाता है। ठीक है भाई, इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्यों को प्रारंभ किया जाता है तथा सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर इसके पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है।
देखो भाई, हमने क्या बताया, आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने कहा आपको कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे या और कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आएंगे, बीच में, जैसे मैंने कहा था कि वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, तो क्यों शब्द देखिए वाक्य के बीच में आया ना, तो जब क्यों यानी कि बीच में आएंगे तो ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाते समय इन्हीं प्रश्नवाचक शब्द जो आए रहेंगे वाक्य के बीच में, शब्दों को वाक्यों के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस। अब मैंने कहा कि प्रारंभ कर दिया जाता है, लेकिन सेंटेंस का जो बाकी स्ट्रक्चर है इसके बाद वाला सेम इसके पहले वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, यानी कि बिल ऑब्लिक सर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ गई, देन आपको हैव बीन आ गया, हैव बीन आया, फिर उसके बाद आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी पड़ गई, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, देन आपको टाइम के लिए सिंस या फॉर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद टाइम। ये आपका जो है कौन है भाई, क्लोज ओपन एंडेड है भाई, कौन एंडेड है, WH वर्ड टाइप है, जो मैंने 2 टाइप्स में बताया, तो ये आपका WH वर्ड टाइप है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई इस बात समझ में, बोलिए दोस्तों। चलिए देखिए, अब यहीं पर मैं थोड़ी सी आपको एक बात और समझाना चाहूँगा कि ये तो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस समझ में, सब कुछ वही रहेगा दोस्तों, सब कुछ वही रहेगा, बस आपको क्या करना। चलिए मैं अभी एग्जांपल लिख लीजिएगा तो मैं आपको समझाता हूँ, उसमें से थोड़ी सी बातें हैं जो आप लोग समझ जाएंगे बड़े आसानी से। चलिए देखिए, एग्जांपल लिखिए भाई। देखिए, क्या वह 2 बजे से रेडियो सुन रहा होगा, सुन रहा होगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए वाक्य की शुरुआत किससे है, क्या वर्ड से है, तो क्या वर्ड से स्टार्ट है, तो हमको सब्जेक्ट रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, विल ही हैव बीन लिसन, है ना भाई, सुनना क्या हो जाएगा, लिसन, लिसन आईएनजी लग जाएगा तो भाई लिसनिंग, क्या हो जाएगा भाई, लिसनिंग। ठीक है भाई, विल ही हैव बीन लिसनिंग, क्या भाई, रेडियो, रेडियो। अब कब से, 2 बजे से, कब से, 2 बजे से टाइम फिक्स हुआ, निश्चित समय हुआ, क्या आ जाएगा, सिंस, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है भाई, सिंस 2 o'clock। चलिए दूसरा, क्या मैं इस कार्य को, क्या मैं इस कार्य को 3 दिन से कर रहा हूँगा,
कर रहा हूँगा। बताइए ज़रा, अब इसको करिए भाई, क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए शैल, किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। शैल आई हैव बीन डूइंग, क्या भाई, दिस वर्क 3 दिन से। डे नहीं फिक्स है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। पीरियड ऑफ टाइम फॉर आ गया, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। ठीक है भाई। चलिए ज़रा यहाँ पर एक नोट लिखिएगा दोस्तों, नोट। ठीक है भाई, नोट लिखिए ज़रा। हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच। मैंने क्या क्या लिखा है भाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच आदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, इत्यादि इत्यादि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंध रखने वाले, सेंटेंस से संबंध रखने वाले नाउन भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के साथ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आई? इन्हीं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कह दूं आपको एग्जाम्पल में, देखिए इसको, कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे, बताइए ज़रा, कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए यहाँ पर हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच जो भी आया, कितने, हाउ मेनी ना। अब उसके बाद क्या नाउन लगा हुआ है, लड़के, तो ये क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज़। देखिए इसके साथ नाउन लग गया कि नहीं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग आपको विल शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव बीन। अब शोर मचा रहे हैं, क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कब से मचा रहे हैं भाई, दोपहर से। हमने बताया था कि दोपहर यानी कि आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, है ना। इन सब के लिए क्या आ जाएगा, सिंस, नॉइज सिंस आफ्टर नून, सिंस आफ्टर नून। बात समझ में आई भाई। तो हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच यानी इनसे लगा हुआ आपको नाउन भी इनके साथ ही प्रयोग होगा, बाकी सेंटेंस हूबहू रहेगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहीं पर आ जाते हैं, जैसे मैं कह दूं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस,
तो जैसे मैंने आपको बताया चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे भाई, ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए कैसे बने, कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि हम लोग सिंपल का बनाए थे यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग कैसे बनाए हैं, सब्जेक्ट, मैं यहाँ से लिखता हूँ, सब्जेक्ट आया था आपका, उसके बाद आपने विल शैल प्लस हैव बीन का प्रयोग किए थे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था दोस्तों। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आया था, फिर उसके बाद आपको सिंस या फार का प्रयोग करते हुए टाइम का प्रयोग कर दिया गया था। बात समझ में आई। अब ज़रा ये हमारा सिंपल सेंटेंस था यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को हमको निगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि विल शैल और हैव बीन के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर विल शैल और हैव बीन के बीच में कौन सा वर्ड आ जाएगा, नॉट शब्द। अब इसी नॉट का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो इस हमारी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले ले लेते हैं। ठीक है भाई, ले लेंगे पहले तो क्या आ जाएगा, विल ऑब्लिक शैल, आया कि नहीं, विल ऑब्लिक शैल। अब बच्चा पहले लगेंगे तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद आपको हैव बीन, फिर हूबहू वही स्ट्रक्चर आएगा सब बाकी सारी चीज़ें। कुल मिला के आपको यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था, यहाँ पर विल शैल के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा, निगेटिव सेंटेंस में। और देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जब ये हमारा पहले आ गया तो ये फिर उसके बाद चला जाएगा, तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। बात समझ में ही ना, तो ये मत भूलिएगा, नहीं तो पता चला आप लोग नॉट का प्रयोग हैव बीन के बीच में, यही गलती होती है दोस्तों। नॉट का प्रयोग ऐसे कर देते हैं, सब्जेक्ट, यहाँ पर ये विल शैल होगा, सब्जेक्ट लगा दिए प्लस हैव प्लस नॉट बीन। तो ये गलती मत करिएगा आप लोग कि हैव नॉट, हैव के बीच में और बीन के बीच में नॉट वर्ड लगा दीजिएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात समझ में। तो यही सेंटेंस जैसे मैं कह दूं, क्या हुआ 2 बजे से रेडियो नहीं सुन रहा होगा, यदि मैं कह दूं नहीं सुन रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन, क्या होगा भाई, विल ही नॉट हैव बीन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या मैं इस कार्य को 3 दिन से नहीं कर रहा हूँगा, नहीं कर रहा हूँगा। शैल आई नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days। तो बात को आप लोग समझ लिए होंगे, बताइए बातें समझ में भी। तो आपने फ्यूचर टेंस में क्या क्या पढ़ लिया, फ्यूचर टेंस में पहली बात उसके चारों एक्शन पढ़ लिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, और चारों एक्शन के आपने 4 पार्ट पढ़ लिए, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आपका टेंस आज समाप्त होता है। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा कंडीशनल सेंटेंस। क्या होगा भाई, कंडीशनल सेंटेंस, जैसे कि हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं शर्त बोधक वाक्य। इसमें आपको कंडीशन दिखाई जाएगी, तो ये हम आप भली भांति नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक बातों को पहुँचाइए, शेयर करिए वहाँ तक। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।